हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स क्लास में हम 5 टॉपिकों को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें स्वदेश दर्शन, ई नाम, सुप्रीम कोर्ट, नुमालीगढ़ और ई गवर्नेंस शामिल है। फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर्स क्लास शुरू करने से पहले आइए हम देख लेते हैं प्रीवियस डे जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिए थे उनके आंसर्स। तो हु वाज द मदर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? तो इनकी माता का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा था। ये मुरा ही जो थी, इन्हीं के नाम के कारण मौर्य डायनेस्टी का नाम पड़ा है। मुद्रा राक्षसा वॉज रिटेन बाई विशाखा दत्ता। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षसा लिखा है। वेयर वॉज द 11th सेशन ऑफ साहित्य सभा एनुअल सेशन वॉज हेल्ड? मतलब साहित्य सभा का 11वां जो सेशन था वो कहाँ हुआ था? ये मोरीगांव में हुआ था, जो कि लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ का बर्थ प्लेस है। इन विच ईयर लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा? ऑफ कोर्स 1924, जिसके कारण ये 100 ईयर्स होने जा रहा है। मेडम मेफी किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? दैट इज 31 जनवरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मे इन मेडम मेफी? मेडम मेफी शब्द में मे शब्द का अर्थ क्या है? मे है ऑफरिंग के लिए। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंस कमीशन वॉज सेटअप? आर्टिकल 280। 15th फाइनेंस कमीशन को किसने चेयर किया था? एन के सिंह। फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाउ मेनी रामसर साइट्स आर इन इंडिया? तो इंडिया में कितने रामसर साइट्स है? 80 है। तो दो जगह 80 हो गया था गलती से, बट अभी 80 है। नंबर 2 क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट? तो देखिए, यूके और मैक्सिको दोनों में ही हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट मौजूद है, वेटलैंड से। विच रामसर साइट इज़ इन असम? हमारे असम में कौन सा रामसर साइट है? तो दैट इज़ दीपोर बिल। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वदेश दर्शन। सो व्हाट इज स्वदेश दर्शन, आइए समझते हैं। तो देखिए, स्वदेश दर्शन 2.0 जो है भारत सरकार ने लॉन्च किया है। तो स्वदेश दर्शन जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसको लॉन्च करने के पीछे जो उद्देश्य है, एम है, वो है प्रमोट करना, डेवलप करना जो हमारे इंडिया के पोटेंशियल टूरिज़्म जगह है, जिसे आप एक लैंडमार्क के रूप में इंडिया को पहचाना जाता है। तो स्वदेश दर्शन स्कीम जो है 2014-15 में लॉन्च किया गया था। इसमें 15 थेमेटिक सर्किट्स को लिया गया था स्वदेश दर्शन की स्कीम के अंतर्गत। तो स्वदेश दर्शन 2.0 में हम्पी और मैसूर को शामिल किया गया है। दो पॉपुलर डेस्टिनेशंस है जो कि कर्नाटका में पड़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैसूर और हम्पी। तो स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम में, जो कि हमारे इंडिया में टूरिज़्म डेस्टिनेशन को बहुत ही हाई लेवल पर पहुंचाने के लिए ये किया गया है। 19 प्लेसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं हमारे 8 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में, ताकि स्वदेश दर्शन स्कीम को लॉन्च किया जा सके। दिस डेस्टिनेशन हैज़ सीन हाई फुटबॉल थ्रू आउट द ईयर्स एंड प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया की हिस्ट्री में इन दो मैसूर और हम्पी के साइट्स को शामिल करना एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो स्वदेश दर्शन में हम्पी और मैसूर को शामिल करना एक स्वदेश दर्शन स्कीम में कर्नाटका के लिए एक प्राइड का मोमेंट है। और थीम बेस स्वदेश दर्शन स्कीम में जो जगह को चुना जाता है वो थीम बेस होते हैं जगह जो है, और ईच स्टेट से जो है 2 डेस्टिनेशंस को स्वदेश दर्शन के लिए
चूज़ किया जाता है, पिक्ड किया जाता है। तो अभी तक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात एंड केरला, इन स्टेट्स में स्वदेश दर्शन को शामिल किया गया है, जो कि 8 है। इसमें कुछ यूनियन टेरिटरीज भी शामिल है। दैट इज विच मिनिस्ट्री ऑपरेट्स स्वदेश दर्शन स्कीम? कौन सा मिनिस्ट्री देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। विच टू साइट्स आर इंक्लूडिंग इन स्वदेश दर्शन 2.2? कौन से 2 साइट को शामिल किया गया है? हम्पी, मैसूर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इनाम, उत्तम फसल, उत्तम इनाम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इनाम, सो इनाम स्टैंड फॉर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। सो ये जो ई स्टैंड करता है वो इलेक्ट्रॉनिक के लिए स्टैंड करता है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इनाम। तो इनाम जो दिया गया है, ये इनाम होता क्या है? तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इनाम जो है, ये पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है जो कि कनेक्ट करती है एपीएमसी मंडीज को टू यूनिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर कम्युनिटी मार्केट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो हमारे देश के फार्मर्स हैं, इन सभी फार्मर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए और अपने फसलों को बेचने के लिए यह इनाम जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। तो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC, ये की एजेंसी है, ये इम्प्लीमेंट करती है इनाम को। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पेन इंडिया के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम पे काम करता है, जो भारत के जितनी भी मंडीज़ हैं वहाँ पर किसानों को एक उनके फसल बेचने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। तो देखिए, पहले कैसे होता था और अभी कैसे होता है। पहले जो था, पहले अगर किसान एक चीज़ बेचना चाहता था तो उसको बेचने के लिए उसको मिडिल मैन से होके तब ये चीज़ बायर तक जाती थी। तो किसान से वो जो चीज़ है, मिडिल मैन जो है बहुत ही कम दामों में ख़रीदता था। ये मान लीजिए बहुत ही कम कीमत ऑफर करता था, बाद में ये बहुत ही हाई प्राइस में बायर को बेचता था। अब जो है इस इनाम के द्वारा सरकार जो है किसान के साथ बायर का डायरेक्ट जो कांटेक्ट है वो करा रही है, जिसके द्वारा किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अपने फसल पर अभी मिलता है। तो इनाम मार्केट को स्टार्ट हुए 6 साल हो गए हैं। ये 6th एनिवर्सरी है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का। और साथ ही साथ ये जो मार्केट है, इसका जो इनॉग्रेशन है, इसका जो लॉन्च है 14 अप्रैल 2016 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड स्कीम है। कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसका सारा खर्चा बेयर करती है। इसको जो मैनेज करती है वो पेन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग नेटवर्क है, ये इसे मैनेज करने का काम करती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इनाम प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन मोड में किसान अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं और किसानों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना बिल्कुल ही फ्री है। और अपने पोर्टल पर वो 1000 मंडीज़ में कंपेयर करके भारत के 18 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरीज में अपने सामान को बेच सकते हैं। और इस स्कीम के द्वारा करीब करीब 72 लाख फार्मर्स जो है उनको फ़ायदा पहुंचा है। तो देख लेते हैं आज का क्वेश्चंस। सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इनाम मार्केट?
ई नाम मार्केट का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दिस। 2 नंबर क्वेश्चन है, हु लॉन्च ई नाम मार्केट इन 2016? 2016 में इसको लॉन्च किसने किया था? श्री नरेंद्र मोदी ने, सीतारमण जी ने, राजीव शुक्ला और नन ऑफ दिस। तो इन दोनों का जवाब आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट को 28 जनवरी 1950 को इनॉग्रेट किया गया था। प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा फुल स्ट्रेंथ जो अभी सैंक्शन किया गया है, इसमें कितने सारे जजेस होंगे? जो कि 34 है। और स्मॉल बेंच की बात करें तो इसमें 2 to 3 जजेस होते हैं, जिसको डिवीज़न बेंच भी कहा जाता है। और लार्ज बेंच जिसे कहा जाता है, इसमें 5 या उससे ज़्यादा जज होते हैं, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंटमेंट करने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। इनकी रिटायरमेंट एज 65 होती है। क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति को अगर जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का, तो पहला तो उसे सिटीजन होना पड़ेगा इंडिया का, और हाई कोर्ट में 5 साल एज ए जज काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यानी अथवा उन्हें एडवोकेसी करने का जो एक्सपीरियंस है कम से कम 10 साल होना चाहिए, और ये एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए, या तो ये एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की नज़रों में। जज कब बनेंगे, कितने एज में बनेंगे? मिनिमम एज संविधान में कहीं लिखा हुआ, प्रिस्क्राइब किया हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में के जो जजेस होते हैं ये पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं। आर्टिकल 125 में इसका मेंशन है। सैलरी अलाउंस जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की तरफ से दी जाती है। प्रेजेंट सैलरी जो है सीजीआई की वो 2.8 लैक्स है, और अदर जजेस की 2.5 लैक्स दी जाती है। रिमूवल ऑफ द जजेस की बात करें तो इन्हें कुछ ग्राउंड में रिमूव किया जा सकता है, मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी के क्षेत्र में। तो जजेस कैन बी रिमूव बाय द रिजोल्यूशन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, जो हमारे भारत के जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, उसके द्वारा अगर मेजोरिटी हो, टोटल मेंबरशिप बोथ लोकसभा एंड हाउस राज्यसभा के 2/3 मेंबर अगर वोटिंग करें अगेंस्ट में अगर हमारे जजेस को हटाने का, तो उन्हें हटाया जा सकता है। और फर्स्ट जज जिन्हें आज तक हटाया गया है, जिनका नाम है भी रामास्वामी 1993 में। सेकंड जो है वो सुमित्रा सेन जी को हटाया गया था 2011 में, इस प्रोसीड्यूर को फॉलो करके। सुप्रीम कोर्ट में 3 प्रकार के जुरिडिक्शन आते हैं। एक है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एपिलेट जुरिडिक्शन और एडवाइजरी जुरिडिक्शन, और एक है रीट जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन किसे कहा जाता है? व्हाट इज ओरिजिनल जुरिडिक्शन, इसको समझते हैं। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है, अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स एंड अदर साइड वन मोर स्टेट्स एंड अदर साइड। मान लीजिए एक साइड में सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक साइड में स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर एक साइड में एक स्टेट गवर्नमेंट है, दूसरे साइड में एक स्टेट गवर्नमेंट है, ये भी हो सकता है। डिस्प्यूट बिटवीन द 2 और मोर स्टेट्स, 2 और इससे ज़्यादा स्टेट का जो डिस्प्यूट है, आर्टिकल 131 में इसे सॉल्व किया जाता है। ये आर्टिकल 131 में मेंशन है। उसके बाद आता है एपीलेट जुरिडिक्शन। एपीलेट जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है? अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट। मान लीजिए किसी लोअर कोर्ट ने, किसी मान लीजिए हाई कोर्ट हो सकता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है, तो अगर किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है और उस जजमेंट की को आप सेटिस्फाइड नहीं है, देन यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हो सकते हैं, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, स्पेशल
अपील्स बाय द स्पेशल लीव्स, ये सब भी हो सकते हैं। सो इस प्रकार के अगर केसेस हैं जो किसी लोअर कोर्ट के द्वारा आप नहीं सेटिस्फाइड है, देन यू हैव टू गो सुप्रीम कोर्ट एंड इट इज कॉल्ड एपिलेट जुरिडिक्शन। तीसरा जो है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है कि अगर मान लीजिए कि भारत के प्रेसिडेंट को किसी भी लीगल मैटर पर अगर एडवाइस चाहिए, देन ही एक्स फ्रॉम द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा गया है अंडर आर्टिकल 129 एंड अंडर आर्टिकल 139A 44th अमेंडमेंट में सुप्रीम कोर्ट जो है ट्रांसफर टू इट सेल्फ केसेज वन मोर हाई कोर्ट इफ दिस क्वेश्चंस इन्वॉल्व टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। अगर मान लीजिए किसी लॉ के आधार पर, सिग्निफिकेंस पर आधार पर अगर कोई केस है तो सुप्रीम कोर्ट जो है एक या ज़्यादा हाई कोर्ट को भी अब वो केस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थोड़ी सी टीट बिट्स यानी खट्टी मीठी बातें जान लेते हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है H.J. कानिया है, 50 से लेके 51 तक इन्होंने कहा है। शॉर्टेस्ट टेन्योर फर्ज रहने वाले K.N. सिंह, ये 25 नवंबर 1991 को अपॉइंट हुए। नवंबर के बाद दिसंबर 12 1991 को इनका कार्यकाल खत्म हो गया। लॉन्गेस्ट टेन्योर सर्व करने वाले Y.V. चंद्रचूड़, 1978 में ये बने और 85 तक ये रहे। फर्स्ट वोमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है उनका नाम है जस्टिस फातिमा बीबी, 1987 में ये बनी थी। सेकंड जस्टिस जो है ज्ञान सुधा मिश्रा, जो 2010 में बने। ये सब क्वेश्चंस किंतु ADRE में, APSC में, बहुत सारे जितने भी आसाम गवर्नमेंट या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स देते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन आते हैं। सो काइंडली मेक योर नोट्स, आप इसके नोट्स बनाइए। हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट प्रेजेंट? चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो कौन एट प्रेजेंट क्वेश्चन ये चीफ जस्टिस हैं? रंजन गोगोई, श्री अर्जुन केनेडिया, DY चंद्रचूड़, नॉन ऑफ दिस। 2 नंबर क्वेश्चन है क्वालिफिकेशंस इज और आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन सा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए? मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जज ऑफ द हाई कोर्ट एटलीस्ट 5 years, एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर 5 years, या डी ऑल ऑफ दिस। इनमें से कौन सा नहीं है? नोट पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है नुमालीगढ़ रिफाइनरी एक्सपेंशन। तो देखिए मोरंगी गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर लोकेटेड है नुमालीगढ़ रिफाइनरी, और नुमालीगढ़ रिफाइनरी के साथ इमोशनल अटैचमेंट है हमारे असम के लोगों का। क्यों है ये इमोशनल अटैचमेंट? बिकॉज असम एकॉर्ड के तहत नुमालीगढ़ रिफाइनरी को इस्टेब्लिश किया गया था। असम एकॉर्ड साइन हुआ था 1985 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है ये एक बायो रिफाइनरी है। ये करंटली जो है ये बम्बू बेस बायो रिफाइनरी इथेनॉल ब्लेंडिंग तो आपको मालूम है। इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के साथ कुछ और भी ऑयल्स जो है जिनकी कीमत कम होती है उनको मिक्स किया जाता है। तो इथेनॉल को जो प्रोड्यूस करने का काम है बेम्बू से भी होता है। ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल एंड डीजल के साथ मिलाया जाता है इथेनॉल। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो है आपका 22,500 करोड़, और इसका जो प्रोडक्शन है उसको 3 MMTPA से लेके 9 MMTPA तक इंक्रीज़ करने की बात चल रही है। तो ये जो पारादीप नुमालीगढ़ क्रूड पाइपलाइन NRL है ये 1630 किलोमीटर्स लॉन्ग है। तो इसमें जो स्टेट्स है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, असम, ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी के साथ कनेक्टेड हैं। तो इसमें इसका जो कैपेसिटी है उसे 3 से 9 MMTPA बढ़ाने की बात कही गई है। और एक्सपेंशन कब तक हो जाएगा? तो बाई 2025
यानी 2025 तक ये एक्सपेंशन हम देख पाएंगे। क्वेश्चंस देख लेते हैं। अंडर विच अकॉर्ड नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी वॉज सेटअप? असम अकॉर्ड 1896, असम अकॉर्ड 1985, गांधी जिन्ना एग्रीमेंट या अंडाबू ट्रीटी। 2 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड? बोंगाईगांव, गुवाहाटी, गोलाघाट, डिब्रूगढ़। इसका जवाब आप अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो समझते हैं ई गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, हमारी जो असम सरकार है वो एक फेसलेस, पेपरलेस, केसलेस डिजिटल इंटरफेस बनाना चाहती है गवर्नमेंट और इसके सिटीजन्स के बीच में। क्यों बनाना चाहती हैं? ताकि करप्शन जो है उसको रिमूव किया जा सके। करप्शन किसके कारण होता है? मिडिल मैन्स के कारण होता है। सर्विसेज में डिले होती है। आपको अगर मान लीजिए कोई छोटा से छोटा काम कराना है, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ता था पहले। तो गवर्नमेंट जो है, यही जो टाइम पीरियड है जो साधारण जनता को ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, इनसे मुक्ति दिलाने के लिए जो है गवर्नमेंट जो है ई गवर्नेंस स्कीम लाना चाहती है। सो ई गवर्नेंस एप्लीकेशन जो है वो आपको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी करने का काम करेगी। और किसी भी प्रकार का इशू है जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, मान लीजिए ऑफिस में भी बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं, मान लीजिए कि अगर आपका जान पहचान है तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, इस प्रकार के कुछ ये थे। तो स्मूथ नहीं होता था काम पहले, लेकिन स्मूथ डिस्चार्ज करने के लिए ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट लाया गया है। सो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव में असम गवर्नमेंट ने राइट टू पब्लिक सर्विस पोर्टल को रीनेम किया है सेवा सेतु पोर्टल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेवा सेतु पोर्टल। हाँ, राइट टू पब्लिक सर्विस पोर्टल को रीनेम किया गया है सेवा सेतु पोर्टल के नाम से। तो असम का जो राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट 2012 है, इसको अमेंड किया गया था 2019 में। सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंसेस रेड्रेस रीएड्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसे CPGRAMS कहा गया है, बहुत बड़ा नाम है, इतना याद नहीं करना है। इसमें 24/7 जो है आप अपने पब्लिक ग्रीवेंसेस जो है सब्जेक्ट रिलेटेड टू द सर्विसेज ऑफ डिलीवरी, किसी भी सब्जेक्ट से आप अपना ग्रीवेंसेस जो है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मिशन वसुंधरा है, उसके बाद सद्भावना पोर्टल है, कृतज्ञता पोर्टल है, वाहन ऐप है। ये सारे सर्विस हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो थोड़ा सा समझते हैं व्हाट इज़ मिशन वसुंधरा। तो देखिए, मिशन वसुंधरा जो है असम गवर्नमेंट के द्वारा लैंड रिफॉर्म्स में, लैंड आप जानते ही हैं कि लैंड वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड जो है मैटर होता है हर किसी इंडियन के लाइफ में। लैंड के लिए, ज़मीन के लिए लोगों की सारी सारी जिंदगियाँ उलझी हुई होती है। तो फोकस जो है नॉन सर्वे टू द नॉन कैस्ट्रल विलेजर्स हु वेर सर्वे हैज़ बीन अंडरटेकन टिल डेट, इनके रिलेटेड डिस्प्यूट जो है लैंड रिलेटेड उसको सॉल्व करना। पार्टीशन जो है पेंडिंग है, म्यूटेशन केसेस पेंडिंग है। तो इसको पोर्टल के द्वारा बाई विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्किंग, इसके द्वारा इसको सॉल्व करने की चेष्टा किए जा रहा है। इसके बाद राजहो अदालत, राजहो अदालत जो है असम के लैंड रिलेटेड रेवेन्यू ये सब सिस्टम को डिस्पोज करने के लिए असम सरकार ऑर्गेनाइज कराती है। मिशन वसुंधरा जो है फॉर्मली 2 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी के द्वारा। उसके बाद जो भी मैटर पेंडिंग थे, टारगेट था May 10, 2021 को, जो कि फर्स्ट एनिवर्सरी था, वहाँ तक रिसॉल्व कर लेने का। इसके बाद सद्भावना जो पोर्टल है असम गवर्नमेंट ने 1 फरवरी 2022 को लॉन्च किया था। एम क्या था? क्लियर ऑल केसेस
क्लोज पेंडिंग फाइल्स, सेक्रेटरिएट पीरियड टू द 10 मई 2020, 10 मई 2022 तक इसको सेस कर देने का। कृतज्ञता पोर्टल ये पेंशनियर्स के लिए है जिन्हें पेंशन मिलता था। ऐसा होता है कि साल में एक बार जो पेंशनियर है उनको अपना सर्टिफिकेट जो है वो जमा कराना पड़ता है। तो ये अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो आप कहीं से भी कृतज्ञता पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं, दैट ही इज़ अलाइव, वो जिंदा है। क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टीचिंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नन ऑफ दिस। मिशन वसुंधरा रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स, कंप्यूटर, नन ऑफ दिस।